डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम विंड चाइम्स की बुक में जो पोएम दी गई है द ईगल एंड द बीटल, ये पोएम आपको वॉइसेस में और अदर बुक्स में भी मिल जाएगी। उसे स्टडी करना है। और एक ये फेबल है, मतलब जो ऐसी स्टोरीज होती हैं जो प्रोज या पोइट्री में लिखी जाती हैं और उसमें कोई ना कोई मॉरल होता है। उस स्टोरीज़ में हम एनिमल्स को करेक्टर बना सकते हैं या नेचर या प्लांट्स को करेक्टर बना सकते हैं, या कोई भी चीज़ जो बोलती ना हो उसे बोलता हुआ दिखा सकते हैं। तो इंटरटेनमेंट तो करती हैं, साथ ही कोई ना कोई एक लेसन ज़रूर देती हैं। आपने ईसप्स की फेबल का नाम बहुत सुना होगा। तो वैसी एक पोएम हम यहाँ पढ़ने चल रहे हैं। इसे लिखा है विक्रम सेठ ने। विक्रम सेठ इंडियन राइटर हैं। उनकी दो नॉवेल्स का यहाँ नाम दिया गया है द गोल्डन गेट, लेकिन जो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस नॉवल है उनकी वो है अ सुटेबल बॉय। और साथ में उन्होंने पोइट्री तो की है। यहाँ पे लिखा गया 5 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री। तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं पोएम पर। सबसे पहले हम पोएम की राइम स्कीम ले लेते हैं। हेयर एंड एवरीवेयर, तो ए एंड ए, टुगेदर वेदर, बी एंड बी, पास्ट ओवरकास्ट, सी एन सी। इस तरह से हम इस पोएम को हम कह सकते हैं। इसकी जो राइम स्कीम है वो ए और बी करके सी करके है। ऐसी यहाँ पे डी और डी, अगर हम इसको एक स्टेंजा लेते हैं तो। और इस पोएम में ईगल और वो जो बीटल है उसके बीच में टसल दिखाया गया है, स्ट्रगल दिखाया गया है। और किस प्रकार से ईगल जो है वो बड़ा पक्षी है, बर्ड ऑफ प्रे है, पावर का मिसयूज करता है, घमंडी है, लेकिन बीटल एक छोटा होते हुए भी किस प्रकार से उससे अपना बदला पूरा करता है। और बीटल की जो फ्रेंडशिप होती है हेयर से, जो बहुत ही पक्की दोस्ती होती है, तो उसका बदला कैसे निकलता है, तो वो हमें पढ़ना है। और सब कुछ इसका जो मैटर है, आपको इसका नोट्स हो, चाहे इसके एक्सप्लेनेशन हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, सेंट्रल आइडिया हो, समरी हो, और विंड चाइम्स के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो सब आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। जाके विजिट करिए। फिर भी कोई इशू होता है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट के तरीके आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर भी कोई इशू रह जाता है तो आप हमसे ऑनलाइन हेल्प सेशंस बुक कर सकते हैं। तो सबको मिटाकर आगे बढ़ते हैं, लाइंस को समझते हैं। अ बीटल लव्ड अ सर्टेन हेयर। हेयर आप जानते ही हैं। बीटल एक बहुत छोटा सा कीड़ा होता है, उड़ता भी है, पंखों से भन बनाता है। कभी कभी हो सकता है आपके कमरे में भी चला आया हो, अगर आप ओपन में रहते हो, आपके आसपास ओपन फील्ड वगैरह हो। और उसकी दोस्ती होती है एक हेयर से। देखिए यहाँ पे एक अनलाइकली फ्रेंडशिप की बात हो रही है, क्योंकि हम जो पोएम पोएट्री पढ़ते हैं उसके डीपर मीनिंग्स हमें निकालने होते हैं, वो मैं अपने पोएम के एक्सप्लेनेशंस में करता हूँ। तो बीटल और हेयर की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। एंड वॉन्डर्ड मतलब साथ में घूमते टहलते थे, हर जगह जहाँ भी जाते थे साथ रहते थे। दे वेंट टू फेयर्स एंड फिश टुगेदर, तो चाहे मेले में जाना हो, चाहे दावतों में जाना हो, साथ ही साथ रहते थे। इससे पता चलता है कि हाउ दे एंजॉयड द फ्रेंडशिप। टुक वॉक्स इन एनी काइंड ऑफ वेदर, मौसम चाहे जैसा हो, यानी कि पूरे साल भर वो साथ ही चलते थे, टहलते थे, घूमते थे, फिरते थे। ये पोएम बहुत ईजी, इसलिए समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टॉक्ड ऑफ द फ्यूचर एंड द पास्ट, और चाहे वो आने वाले समय की बातें हों, चाहे बीते समय की बातें हों। ऑन सनी डेज, चाहे सूरज वाला दिन हो, मतलब कि आसमान खुला हो, खुली खुली धूप हो, बादल बिल्कुल ना हो। और ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मतलब होता है कि बादल छा गए हैं आसमान में, सूरज दिखाई नहीं दे रहा, तो क्लाउडेड स्काई। बट लेकिन सिंस द फ्रेंडशिप वॉज सो प्लीजेंट, लेकिन उनकी दोस्ती इतनी अच्छी थी। प्लीजेंट मतलब होता है सुहावना, जो हमें मन को भाए, मन भावन, यानी वो फोर्स्ड फ्रेंडशिप नहीं थी। दे इंजॉयड द फ्रेंडशिप, दे इंजॉयड देयर बीइंग टुगेदर। दोनों साथ रहते थे तो उन्हें दोनों को बहुत ही अच्छा लगता था। लिव्ड फॉर द मोस्ट पार्ट इन द प्रेजेंट। अब ये लाइन समझने वाली है कि वो अपना जो समय लिव्ड माने रहना होता है, लेकिन वो दोनों जब साथ रहते थे तो अब जैसे यहाँ पे है कि फ्यूचर की चिंता करके लोग परेशान होते हैं, पास्ट की चिंता करके लोग परेशान होते हैं। और ये हमारे नेचर का हिस्सा है, क्योंकि मेमोरीज का मतलब ही होता है कि थिंग्स रिलेटेड टू पास्ट, है ना। और फ्यूचर जो होता है वो पास्ट के आधार पे और प्रेजेंट के आधार पे हम बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि व्यक्ति को प्रेजेंट में रहना चाहिए, क्योंकि जो बीत गया वो हमारे हाथ में नहीं है। फ्यूचर भी हमारे हाथ में क्या होगा क्या नहीं होगा हम नहीं जानते हैं। तो जो समय हमारे पास है, पता नहीं कि आगे चल के हो जाए, हमें इन्जॉय करना चाहिए। तो वही चीज़ लिखी है कि उनकी दोस्ती इतनी अच्छी थी, दोनों इतना खुश रहते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, तो ऐसा लगता था कि हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए लिखा गया यहाँ पे कि वो ज़्यादातर प्रेजेंट में ही रहते थे। मतलब वो ना फ्यूचर की चिंता करते थे, ना पास्ट में जो हो गया उसके बारे में ज़्यादा सोचते थे। दे इंजॉयड बीइंग टुगेदर, साथ हैं बस उतना ही काफ़ी है। मीन्स कि दे वॉज सो हैप्पी इन ईच अदर्स कंपनी, दे मोस्टली फोकस्ड ऑन द प्रेजेंट एंड एंजॉयड द फ्रेंडशिप। तो ये जो स्टेंजा है बहुत ही ईजी था समझने के लिए। ये हाईलाइट करता है कि
बीटल एंड हेयर शेयर अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, है ना, अब आर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर, हमेशा एक दूसरे के साथ रहना, हमेशा एक दूसरे की हेल्प के लिए रेडी रहना, है ना। और वो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करते थे पास्ट और फ्यूचर की, बल्कि वो प्रेजेंट टाइम को इंजॉय करते थे ना। जैसे बच्चे हैं, बच्चे क्या होते हैं, जनरली प्रेजेंट टाइम में रहना पसंद करते हैं। जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं बहुत ही मैनिपुलेटिव हो जाते हैं और आगे और पीछे की सोचना शुरू कर देते हैं और चिंतित होना शुरू हो जाते हैं। तो इस स्टेंजा से हमें जो सीख मिलती हो ये मिलती है कि द हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम बीइंग इन द प्रेजेंट, है ना, मूवमेंट एंड चेरिशिंग रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप्स को महत्व देना चाहिए, फ्रेंडशिप को महत्व देना चाहिए, क्योंकि रिश्तों को अगर हम महत्व देंगे क्योंकि वो हमारे बारे में सोचते हैं, है ना, तो ऐसे रिलेशंस को तो बिल्कुल टाइम देना चाहिए हर समय। क्योंकि जो रिलेशनशिप्स हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे अपने हैं, हमारे बेटरमेंट के लिए हैं, उनको टाइम देना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए और वर्तमान में रहकर उसका आनंद उठाना चाहिए। जैसे बच्चे बहुत खुश रहते हैं, रो रहे हैं तो रो रहे हैं, खुश है तो खुश हैं, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते किसी चीज़ में। उनकी चॉइस क्लियर होती है, उन्हें पता होता है कब हमें भूख लग गई है, कब हमें प्यास लग गई है। वेरी नेचुरली दे बिहेव। आगे चलते हैं। वन डे अलास, मतलब बड़े दुख की बात है, एन ईगल फ्लू। तो अब यहाँ पे तो उनकी फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया। आगे चल के अब यहाँ पे होगा एक अनफेटफुल इंसिडेंट। एक दिन दोनों साथ घूम रहे थे तो बड़े दुख की बात है कि एन ईगल फ्लू, अलास, उफ, एक ईगल ऊपर से उड़ा। ईगल बड़ा पक्षी होता है। अब आप देखिए जो है हेयर तो कम से कम दिखाई देता है। जो बीटल होता है जिसे हम भृंग भी कहते हैं वो तो बहुत ही छोटा होता है। वो तो शायद हो सकता है कि ये जो गरुण है उसको ठीक से दिखाई भी ना दे, है ना। अबव देम, उनके ऊपर, एंड बिफोर दे न्यू, तो वो जो ईगल है उनके ऊपर से उड़ा, गरुड़ पक्षी उनके ऊपर से उड़ा। एंड बिफोर दे न्यू, इससे पहले को जान पाते, व्हाट क्लाउड हैड शैडोड देम। देखिए क्लाउड ऊपर से गुजरा तो नीचे शेडो बनेगी जरूर, तो उनके ऊपर छाया बनी होगी जब, क्योंकि जब वो उड़ रहा होगा गरुड़ पक्षी तो इनके ऊपर से, है ना, देखिए यहाँ पे कहीं हाँ ये बनाया गया है, तो इनके ऊपर हल्की सी उसकी छाया बनी होगी क्योंकि बड़ा पक्षी होता है। और जब छाया बनी तो उनके ऊपर से गुजरी, तो वही वो कह रहे हैं यहाँ पे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि व्हाट क्लाउड हैड शैडोड देम, कि उनके ऊपर से उनके नीचे जो छाया नजर आई वो किसकी छाया थी, उन्हें पता भी नहीं चला। द हेयर हंग फ्रॉम द टैलेंस इन मिड एयर। टैलेंस मतलब होता है कि वही गरुड़ पक्षी की जो नुकीले नुकीले जो पंजे होते हैं ना, तो उन पंजों की बात हो रही है। तो उसके जो तेज पंजे होते हैं, है ना, उसमें से मिड एयर मतलब हवा में लटका हुआ था। यहाँ पे गरुड़ को फीमेल पक्षी बताया गया है, तो गरुड़ पक्षी यानी ईगल उड़ रही थी और उसके नुकीले बड़े बड़े पंजों में लटका हुआ था वो खरगोश, द हेयर। तो कहने का मतलब ये है कि व्हाट क्लाउड हैड शैडोड देम, मतलब उन्हें पता भी नहीं चला कि आखिर क्या हुआ, क्या गुजरा उनके ऊपर से। जितने में समझ पाते उन्होंने ऊपर देखा कि खरगोश उसके पंजों में था गरुड़ के, यानी पल भर में देखते ही उसने उसको उठा लिया। और ये ऐसे ही करते हैं, ईगल हो, मतलब चील हो, चाहे गरुड़ हो, और मेरे ख्याल से बाज भी ऐसी करता होगा, उठा ले आता। आपने यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखे होंगे। ओफो, इनकी फ्रेंडशिप तो टूट गई। प्लीज़ स्पेयर माय फ्रेंड। स्पेयर मतलब होता है कि भाई बख्श दो, छोड़ दो, रहम करो, उसको नुकसान मत पहुंचाओ, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो, मेरे दोस्त को छोड़ दो। द बीटल क्राइड, बेचारा चिल्लाया, रोया उसको देखकर। बट द ग्रेट ईगल स्नेयर्ड विथ प्राइड। लेकिन ग्रेट ईगल का मतलब होता है कि भाई वो बहुत बड़ा पक्षी था इनके लिए। स्नेयर्ड का मतलब होता है कि उसका मजाक उड़ाया, उसकी हंसी उड़ाई, है ना, क्योंकि वो कमज़ोर था। भाई बीटल तो बहुत ही छोटा होता है, वो क्या कर सकता है ईगल का। वो उसकी मिन्नतें करने लगा, है ना, उससे भीख मांगने लगा कि छोड़ दो मेरे दोस्त को, छोड़ दो मेरे दोस्त को। लेकिन बदले में उसका मजाक उड़ाया, उसका उपहास किया, उसका तिरस्कार किया, है ना, उसको एकदम इस नज़र से देखा जैसे तू तो तुच्छ प्राणी है ना। इसमें लिखा भी गया है प्राइड, घमंड से उसने उसकी तरफ देखा और कहा, यू प्यूनी सर्वाइल क्लॉडिस बग। बग हो गया मतलब जो छोटा सा कीड़ा, जैसे खटमल है और बीटल भी उसी में आ जाएगा। इस तरह के छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो गोबर में रहते हैं या मिट्टी में रहते हैं, है ना, इस तरह से। प्यूनिक मतलब होता है कि स्मॉल एंड वीक, बहुत छोटा, कमज़ोर, यानी किसी काम का नहीं। कहा ए तुच्छ, पिद्दे से। सर्वाइल मतलब होता है कि जैसे नौकर हो, गुलाम हो, भैया जो कहोगे जी हाँ करता हो। तो उसने कहा तुम सर्वाइल मतलब जो मैं कहूँ तुम वो करो, तुम नौकर हो, गुलाम हो, तो मेरा कुछ नहीं कर सकते। क्लॉडिस का मतलब होता है कि मूर्ख, बेवकूफ़। का ए बेवकूफ़ पिद्दे से, है ना, सर्वाइल किस्म के कीड़े। ये जवाब दिया उसने जब वो उसको अपने दोस्त को छोड़ने के लिए कह रहा था। तो इस स्टेंजा में तो हो गई भाई दुर्घटना। दुर्घटना का मतलब होता है कि उनकी फ्रेंडशिप को तोड़ दिया। उस बर्ड ऑफ प्रे ने, वो खरगोश को खाना चाहता है। तो इस स्टेंजा से पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में क्या डिफरेंस होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो। क्योंकि ईगल जो है वो जान रही है कि वो ताकतवर है, तो किस तरह से वो डिसरिस्पेक्ट शो करती है बीटल के प्रति और उसे कहती है तुम तो बहुत छोटे हो, प्यूनी हो।
और अपनी एरोगेंस और क्रुएल्टी को दिखाती है वो ईगल, जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली बात है। मतलब नेचर में जो कहा जाता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की जाती है कि भाई जो स्ट्रगल में रह पाएगा वही बच पाएगा। लेकिन इधर बीटल जो है वो अपनी फ्रेंडशिप को इतना वैल्यू करता है कि उसको छोड़ने की बात कर रहा होता है। आगे चलते हैं। ईगल उससे कहता है गो ऑफ, हट जाओ मेरी नज़र से, दूर हो जाओ, हाइड योर अगली मग। वैसे मग तो आप जानते हैं नहाते धोते समय मग का यूज़ किया होगा, कॉफ़ी का मग होता है। लेकिन यहाँ पे मग एक स्लैंग के रूप में यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है कि मतलब अगली फेस ना, अपना चेहरा यहाँ से ले जाओ भगा के। अगली लिखा गया है ना, अपना भद्दा चेहरा, बेकार का बेढंगा चेहरा हटाओ यहाँ से, छुपा लो। में छुपाने का मतलब होता है कि भाई मुझसे दूर हो जाओ। तो एक प्रकार से वो कहता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हाउ डेयर यू एज्यूम द राइट, एज्यूम मतलब होता है कि तुमने कैसे मान लिया, ये तुम्हारा अधिकार है। टू मेडल, मेडल होता है कि इंटरफेयर करना, दखल देना। विद माई एपिटाइट, एपिटाइट मतलब होता है भूख, और भूख के लिए जो कुछ भी आप खाना पीना चाहते हैं तो सब एपिटाइट में आ जाएगा। क्या खाने की इच्छा है आपका, वो भी एपिटाइट में है। तो कहता है कि तुमने ये कैसे मान लिया कि मैं हेयर को ले जा रहा हूँ और मेरा मतलब यहाँ पे कहता है दिस हेयर इज़ माई स्नैक, ये हेयर तो मेरा भोजन है, मेरा फूड है, मेरा नाश्ता है, मैं इसे खाऊंगा, है ना, और मुझे भूख लगी है। कैसे तुमने ये अपना मतलब राइट मान लिया कि तुम मुझे टांग अड़ा सकते हो और मुझे रोक सकते हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुझे रोकने की? हैव यू नॉट हर्ड, क्या तुमने नहीं सुना है क्या? आई एम द ग्रेट गॉड ज्यूज बर्ड, मैं ज्यूज का बर्ड हूँ। देखिए ज्यूज जो है वो ग्रीक मिथोलॉजी में, मिथोलॉजी का मतलब होता है कि भाई जो पौराणिक कथाएं हैं ना, जैसे हिंदूज़ में आप जानते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा जो हैं वो कमल बैठे दिखाई जाते हैं, है ना, और विष्णु जो है वो गरुड़ उनका वाहन होता है, तो उस पर सवारी करते हैं। उसी प्रकार से ज्यूस का जो बर्ड है वो ईगल है, और वो ईगल जो है वो उनके मैसेंजर का भी काम करता है, और वक्त पड़ने पे वो उसे एक हथियार के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। और ज्यूज जो है वो देवताओं को देवता है, जैसे इंद्र को देवताओं को देवता कहा जाता है, वैसे ही इज़ द किंग ऑफ गॉड इन ग्रीक मिथोलॉजी। ग्रीक का मतलब होता है कि जो यूनानी क्योंकि आप कुछ नहीं समझते तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन समझ लीजिए, वहाँ पे इस तरह की बातें हैं। तो वो कहता है कि मैं तो मतलब इतना बड़ा पक्षी हुई, साथ ही साथ मैं ज्यूजिस का बर्ड हूँ, मतलब मैं किंग ऑफ गॉड्स, देवताओं का जो राजा है वो उसका पक्षी हूँ। तो समझ लो कि मैं कितना पावरफुल हूँ। कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे रोकने की, टोकने की? वो मेरा नाश्ता है, कैसे छोड़ दूँ उसको मैं? और आगे कहता है कि ज्यूज का बर्ड होने के नाते नथिंग कैन हार्म मी लीस्ट ऑफ ऑल, मेरा कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लीस्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है कि थोड़ा सा भी। अस्लो, धीमे चलने वाले, पैथेटिक यानी तुमको देखकर तो दया आती है, कमज़ोर, लाचार, ड्रॉनिंग, भनभनाने वाले, बॉल मतलब गोल, मतलब चूंकि जो गोल है ऊपर से नीचे तक गोल गोल थोड़ा नज़र आता है, तो बॉल यहाँ पे बीटल को कहता है कि ए पैथेटिक, लाचार, दयनीय, कमज़ोर, धीमे धीमे, है ना, भनभना के चलने वाले कीड़े, तुम तो मेरा बिल्कुल नहीं बिगाड़ सकते कुछ। मैं ज्यूस का बर्ड हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम क्या हो मेरे सामने? तो देखो यहाँ पे उसका एरोगेंस सिर चढ़ के बोल रहा है, हेयर, ये लो, कीप योर फ्रेंड्स हेड, अपने फ्रेंड का हेड रख लो, एंड सी ठोर। उसके बाद उसने जैसे टोर जो है टीयर का सेकंड फॉर्म है, उसने चीर फाड़ करना शुरू कर दिया। द हेयर सेड ऑफ, उसने पूरी बॉडी से जो हेयर का जो हेड था उसे चीर के टुकड़े, मतलब उसको अलग कर दिया। एंड स्विफ्टली बोर हिज ब्लीडिंग टोर्सो टू हर नेस्ट, बोर को मतलब यहाँ पे कैरीड करके हुए ले गया वो। ब्लीडिंग मतलब खून निकल रहा था। टॉर्सो का मतलब होता है कि उसका जो सिर था ना, उसको छोड़कर जो बाकी हिस्सा बचा हुआ था। यहाँ जो मीनिंग दिया गया है वो टोर्सो का दिया गया है, द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट इंक्लूडिंग द हेड, उसमें नहीं होता, और आर्म्स और लेग्स भी नहीं होते, तो इस तरह से दिया है। लेकिन यहाँ पे चूंकि दिया गया है कि उसका वो हेड छोड़ देता है उसके लिए, ये भी घमंड में कर रहा है, और उसका जो खून बहता हुआ जो अदर पार्ट ऑफ द बॉडी था उसे अपने घोंसले में ले गया, सिर वहाँ उसने छोड़ दिया। रिप्ड ऑफ मतलब अपनी चोंच से नोच कर, जो उसकी पूंछ, जो कि खरगोश की जो पूंछ होती है उसमें काफ़ी बाल होते हैं, तो उसको तो खाएगा नहीं, तो उसने बाल नोच नाच के उसके जो है अलग कर दिया, और बाकी जो हिस्सा था रेस्ट माने बचा हुआ उसको खा लिया। तो उसका सिर अलग किया, उसकी पूंछ अलग की, और बीच का हिस्सा फाड़ के नोच के खा गया। तब देखिए इस स्टेंजा में पूरी तरह से पता चल रहा है कि वो ज्यूस का बर्ड है, बड़ा बर्ड है, तो किस प्रकार से वो अपनी पावर को मिसयूज कर रहा है। वो समझता है कि वो इनविंसिबल है, मतलब अजेय है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो ज्यूस जो किंग ऑफ गॉड का पक्षी है, उसकी पावर मतलब उसका प्रोटेक्शन उसको मिला हुआ है।
तो जो लोग स्ट्रांग होते हैं उन्हें लगता है कि दे कैन डू वॉट एवर दे वांट, है ना, विदाउट फेसिंग कंसिक्वेंस, उनका कुछ नहीं होगा। मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई कुछ नहीं होगा, मतलब कंसिक्वेंसेस उसके जो हैं कुछ उनको झेलना नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चों, कहा जाता है कि घमंडी का सिर नीचा होता है ना, एरोगेंस ऑफन लीड्स टू डाउनफॉल। तो वो हम आगे चल के देखेंगे, क्योंकि भाई देखिए, जस्टिस तो मिलना चाहिए, है ना, गॉड तो सबके लिए है। लेकिन गरुड़ तो हेयर को भी उठा ले जाता है ना, और वो सिर्फ उतना ही नहीं करता, वो कितना मजाक उड़ाता है ना, उसका भृंग का, उसका उपहास करता है, उसको नीचा दिखाता है। चलिए आगे चलते हैं, अब क्या होता है। द बीटल स्टेयर्ड, मतलब उसको लगातार घूरते हुए देख रहा था, फ्रेंड्स के हेड को जो नीचे पड़ा हुआ था, एंड विश्ड, और उसके मन में ऐसा आया दैट सी हरसेल्फ वॉज डेड, कि वो खुद ही खत्म हो जाए, उसकी भी मौत हो जाए। सी का मतलब यहाँ पे बीटल है, यानी अपने दोस्त का ये हाल देखकर उसके भी जीने की इच्छा खत्म हो गई। वो भी मरना चाहता था, क्या करेगा इस जीवन में रह के, क्या करेगा जिंदा रह के, उसका दोस्त जब नहीं रहा। तो ये फ्रेंडशिप थी उनकी। सी मिक्स्ड हर टीयर्स विद हिज डार्क ब्लड, तो उसके आँख से आंसू झरझर भरने लगे बीटल के, क्योंकि फेबल है और फेबल में इस तरह की बातें होती रहती हैं ना। और विद हिज डार्क ब्लड, और जो खरगोश था, तो खरगोश हीज लिखा है ना यहाँ पे, और वो उसका नीचे सिर पड़ा हुआ था और उसका जो ब्लड बह रहा था। यहाँ पे डार्क जो है थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ शो कर रहा है, क्योंकि किस तरह से उसका जो है वो उसने उसको मार दिया था। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो ब्लड है वो जो मिट्टी उट्टी में भाई गया, तो उसका कलर तो चेंज होगा ही, वो डार्क हो जाता है, काला हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो टीयर्स हैं और जो ब्लड है, दोनों मिक्स हो गए। अब इसको समझिए आप, कितनी इमेजरी बन रही है। अगर हम पोएटिक डिवाइस की बात करें, कितना दुख हो रहा होगा रीडर्स को पढ़ने के लिए कि डेड जो हेयर है उसका ब्लड और उसका टीयर, यानी खून के आंसू वो रो रहा था, देख देख के उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके आंसू उसकी जो हेयर का जो सिर है ना, उस पर पड़ रहे थे। एंड क्लॉग्ड हिज फेस, मतलब क्लॉग मतलब होता है ढक लेना, फेस विथ क्लॉट्स ऑफ मड, मड मतलब मिट्टी, क्लॉट्स मतलब होता है कि ढेला या थक्का, तो मिट्टी से अपने आप को मतलब मिट्टी में घुस जाता है अंदर की तरफ, अपना चेहरा मतलब मिट्टी में घुसा लेता है, क्योंकि वो मिट्टी में चलता है। तो सी क्राइज बिटरली एंड अ टीयर्स मिक्स विद द हेयर्स ब्लड, तो उसे देखा नहीं जा रहा था, और शायद वो रो रो कर कि अलविदा दोस्त कहना चाहता हूँ ना, गिविंग रेस्पेक्टफुल फेयरवेल टू द हेयर। तो देखो अब आगे क्या होता है। सी सो दैट टिल हर डाइंग ब्रेथ, अब वो कसम खाती है वो बीटल कि टिल हर डाइंग ब्रेथ, अपनी अंतिम सांस तक, जब तक वो जिंदा रहेगा अपनी अंतिम सांस तक, शी वुड अवेंज, अवेंज मतलब होता है बदला लेना, हिज क्रूएल डेथ, ये जो इतनी क्रूएल है ना, एकदम निर्दयी क्रूएल तरीके से जो डेथ हुई है उसकी, इसकी हेयर की, उस ईगल की वजह से, उसका वो बदला लेगा। और अब जानते हैं कि रिवेंज कहा जाता है, वैसे ठीक नहीं होता, लेकिन कभी कभी जस्टिस के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो वो यहाँ पे फेबल है, वो बता रही है कि फेबल की वो अपने दोस्त की मौत के बदला लेने के बारे में सोचता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हंसी भी आ रही है कि बीटल कितना छोटा है, वो कैसे उसको बदला लेगा और किस प्रकार से ईगल को सबक सिखाएगा वो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है दैट शी वुड मेक द ईगल पे, दैट की क्या कसम खाता है बदले में, कि शी वुड मेक द ईगल पे, यानी ईगल को पे मतलब होता है यहाँ पे कीमत चुकाना पड़ेगा, यानी उसको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। फॉर वॉट, फॉर मतलब क्योंकि फॉर वॉट के लिए, द वॉट सी हैड परफॉर्म टुडे, आज जो कुछ उसने किया है, यानी जो मेरे दोस्त को इस प्रकार से मेरा मजाक उड़ाते हुए उसे उठा ले गया, और उसके लिए, है ना, उसको कीमत चुकानी पड़ेगी, मतलब मैं बदला लूँगा, उसे सबक सिखाऊंगा। तो अब ये तो बहुत ही कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, विश्वास भी नहीं हो रहा है कि बीटल कैसे कर सकता है ये। लेकिन यहाँ भी पता चलता है कि डिटर्मिनेशन और कितनी वो अपनी फ्रेंडशिप को वैल्यू करता था, कितनी उसकी मिस कर रहा है वो, कितनी कमी महसूस कर रहा है, ये नज़र आता है। तो वो रो रहा होता है वो बीटल, बट डीप इनसाइड सी मेक्स ए स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस ना, सी विल टेक रिवेंज ऑन द ईगल फॉर द हेयर्स क्रूएल डेथ ना, सी डिसाइड दैट सी विल नॉट रेस्ट अंटिल द ईगल पेज फॉर वॉट सी हैज़ डन। तो इन लाइनों में क्या है कि मतलब डीप सोरो है, लव एंड डिटर्मिनेशन इसमें शो हो रहा है, क्योंकि जो बीटल है वो बहुत दुखी है अपने डियर फ्रेंड को खोने के बाद। और वो भी इतने हॉरिफिक वे में, मतलब इतना वायलेंट वे में, वो उसने उसकी डेथ को देखा, उसके सामने इसका सिर फाड़ देना, गिरा देना, है ना, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब वो बदला लेने की बात करता है तो पता चलता है कि वीक एंड स्मॉल को कम नहीं समझना चाहिए, उनकी भी स्ट्रांग विल पावर, क्योंकि देखिए विल पावर में ही सारा कमाल होता है। इच्छा शक्ति, मतलब मन में ठान लिया तो ठान लिया, अब उसे करके रहना है। कोई भी पॉजिटिव काम है तो वो जो ठानना होता है ना, कि हमने जो ठान लिया है
कि अब हमें करना है, तो ये है विल पावर। फिर डिगना नहीं है, चाहे बरसात हो, चाहे वो आंधी पानी आए, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, तो वो जो करने की कि हमें अपना मिशन पूरा करके ही, अपना गोल लक्ष्य पूरा करके ही छोड़ना है, उसे कहते हैं विल पावर। विल पावर मतलब इच्छा शक्ति, जिनके पास होती है वो क्या नहीं कर सकते, पहाड़ों में भी रास्ता बनाते हैं। तो इस स्टंजा से एक मोड़ मिलता है इस पोएम में, जहाँ पे जो विक्टिम है, क्योंकि भाई उसकी फ्रेंडशिप में उसके हेयर को उठा ले गया, तो विक्टिम जो है वो एक एवेंजर बनने जा रहा है। तो यहाँ से एक थीम ऑफ जस्टिस शुरू होता है कि भाई न्याय कैसे मिलेगा बीटल को, क्योंकि बीटल डज नॉट वांट टू फॉरगेट द पेन कॉज्ड बाय द ईगल एंड देयरफॉर इट इज़ डिटरमिन्ड टू बैलेंस द स्केल्स, यानी सबक सिखाएंगे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अपना इंटेलिजेंस वो यूज करता है। शी नेक्स्ट डे शी स्लोली ट्रैक द टेल। टेल का मतलब होता है कि जो चिन्ह छूटे होते, निशान छूटे होते हैं, तो उनको देख कर जब आगे बढ़ते हो, है ना, जासूसी टाइप का जिसे आप कह सकते हो। तो उसने रास्ते का पीछा किया कि वो जो लेके गया था उसको टोर्सो, तो कहाँ गया वो, क्योंकि खून की बूंदें ऐसे पड़ी होंगी। तो फ्रॉम द ड्रॉप ऑफ ब्लड टू टफ्ट ऑफ टेल, तो खून की बूंदों का पीछा करते करते वो टफ्ट ऑफ टेल तक पहुंच गया। तो वो टफ्ट ऑफ टेल का मतलब यही है कि जो खरगोश की जो पूँछ होती है, तो पूँछ में जो लच्छेदार जो गुच्छे होते हैं बाल के, तो वो टफ्ट ऑफ टेल है। मतलब उसने जब उसकी पूँछ को उखाड़ के फेंका होगा, है ना, एकदम गुच्छेदार पूँछ, तो उस गुच्छेदार पूँछ कहीं ना कहीं गिरी होगी, तो बूंद बूंद करके फिर वो पूँछ तक पहुंचता है, तो पता चलता है कि उसका नेस्ट कहाँ हो गया, कहाँ वो गया होगा। अब देखिए, छोटा सा बीटल है, कितना उसको चलना पड़ा होगा, लेकिन डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, है ना। टिल मतलब तक, हाई अप ऑन अ माउंटेन क्रेस्ट, तो वो एक पहाड़ तक गया, और उसके ऊपर, क्योंकि जो ईगल है ना, ऊपरी पार्ट में जो सबसे ऊंचा हिस्सा होगा पहाड़ का ना, वो क्रेस्ट होगा उसका शिखर, तो वहाँ तक गया। इसका मतलब जो है कि वो उसके जो टॉर्सो है हेयर का, उसे लेकर वो वहाँ ले जाके उसने रख के मतलब वहीं उसने नेस्ट होगा उसका, वहीं उसने उसको खाया होगा। तो पीछा करते करते वो वहाँ तक पहुँच ही गया। सी फाउंड द ह्यूज अनगार्डेड नेस्ट, उसने देखा वहाँ पे बड़ा घोंसला बना हुआ है। अनगार्डेड मतलब होता है कि उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ पे कोई नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि अगर वो चला जाए तो उसे कोई रोकेगा। तो ह्यूज मतलब बड़ा था। एंड एट द आवर दैट यस्टरडे, तो ठीक इसी समय, कल मतलब एक दिन पहले की बात है, द बर्ड हैड प्लंज टूवर्ड्स अ प्रे। प्लंज मतलब होता है कि डाइव लगाना, कूदना अचानक, और टूवर्ड्स हर प्रे, प्रे मतलब होता है कि उसका जो शिकार था, यानी हेयर, यहाँ पे इसके हेयर के लिए आया है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह कल इसी समय के लगभग लगभग इस बर्ड ने, यानी ईगल ने हेयर का शिकार किया था, उसे उठा ले गया था, यानी लगभग 24 आवर्स बीत चुके हैं। द बीटल विद द 6 शॉर्ट लेग्स, तो बीटल जो है उसके 6 पाँव होते हैं छोटे छोटे, रोल्ड आउट द माइटी ईगल्स एक्स, उसने पूरी ताकत लगा के, जो माइटी मतलब यहाँ पे देखिए इस तरह के एट्रीब्यूट्स यूज किए गए हैं, एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं कि ईगल कितना ताकतवर होता है, उसके अंडे भी बड़े बड़े होते हैं। तो उसने उसको जो है मारा धक्का और गिरा दिया नीचे, रोल आउट करना, लुढ़का दिया उसके नीचे, पहाड़ के नीचे, जिससे कि वो नष्ट हो जाए, उसका फ्यूचर ही खत्म हो जाए यहाँ पे, है ना। ये है बदला, लगा हुआ था और अंत में उसमें कामयाब भी हो गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि लगभग लगभग टाइम भी वही है जो कल हेयर के साथ हुआ था, आज उसने उसके एग के साथ किया। मतलब आपकी छोटी गलती के लिए आपको बहुत बड़ी सज़ा भी मिल सकती है। क्योंकि फेट जो है ना, वो फेट और डेस्टिनी को कोई नहीं जानता। शी लेफ्ट एट वंस, और फिर वहाँ से तुरंत वहाँ से भाग खड़ी हुई वो जो बीटल थी, बट सी कुड हियर द ईगल्स स्क्रीम्स, लेकिन जब वो वापस लौट रही थी वहाँ से तुरंत, तो सुन सकती थी द ईगल्स स्क्रीम, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, पेन एंड फियर, कि ईगल जो है वो फियर यानी डर से भी चिल्ला रहा था और दुख से भी चिल्ला रहा था, पेन क्योंकि उसके अंडे नष्ट हो गए थे, और डर इसलिए कि किसने है, किसकी हिम्मत हुई जो उसने उसको नष्ट कर दिया। तो अब देखें यहाँ पर फियर भी है, पेन भी है। क्यों? क्योंकि व्हेन लेटर सी रिटर्न्ड एंड फाउंड, क्योंकि जब वो बाद में लौटती है वो चील और उसे वो देखती है, पाती है, द ब्रोकन एग सेल्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में जो एग सेल्स हैं वो टूटे पड़े हैं, मतलब अंडे बिखरे हुए हैं, फूटे हुए हैं। एग की जो सेल्स होती है, जो कवरिंग होती है, वो यहाँ वहाँ फैली हुई है, यानी अब उसके बच्चे जन्म नहीं ले पाएंगे। द एग्स आर स्मैश्ड डिस्ट्रॉयड। तो देखिए यहाँ पर वो जो कहता है कि प्लंज टुवर्ड्स अ प्रे बीटल विद, सॉरी, प्लंज टुवर्ड्स अ प्रे यस्टरडे, तो वो
एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा-सा टाइम का इंतज़ार करता है कि जब उसने हेयर पे झपट्टा मारा था, तो आज मैं उसके एक्स को उसी समय नष्ट करूँगा, ऐसा भी हम ले सकते हैं। और यहाँ पे वो अपने बदले में कामयाब भी हो जाता है। एक छोटा-सा जो बीटल है ना, कुछ भी नहीं है उसके सामने, लेकिन उसे सबक सिखा ही देता है। लेकिन बहुत बड़ी सज़ा देता है, उसका फ्यूचर ही ख़त्म कर देता है। तो बीटल दो स्मॉल एंड वीक है ना कंपेयर टू द ईगल, तो यूजेज हर इंटेलिजेंस एंड पेशेंस, तो वो अपना इंटेलिजेंस दिखाता है, पेशेंस दिखाता है और कामयाब होता है। क्योंकि वो डायरेक्टली तो ईगल से फाइट कर नहीं सकता था, बल्कि वो उसको किस तरह से परेशान कर सकता है, वो कर सकता था एक्स को तोड़कर। तो उसके फ्यूचर पे वो अटैक करता है कि तुमने तो ठीक है मेरे हेयर को खा लिया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा फ्यूचर ही ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारी संतान आगे होने नहीं पाएगी। तो इससे पता चलता है कि भाई देखिए, जो हमेशा मतलब ताकत नहीं बल्कि शारीरिक रूप से कमज़ोर अपनी बुद्धि धैर्य से बदला लेता है, बदला लेती है वो बीटल। हमेशा ताकत से ही बदला नहीं लिया जाता, बल्कि कभी कभी चतुराई है ना, और प्लानिंग और योजना बना के भी हम किसी को सबक सिखा सकते हैं। अब जो गरुड़ जो है खुद को इनविंसिबल मानता था, जय मानता था, है ना, मानती थी वो, लेकिन जब दर्द और डर महसूस होता है जब अपने अंडों का हाल देखती है। एक प्रकार से देखा जाए तो जिसे हम कहते हैं कर्मा, है ना, ये वर्ड, यानी वो कर्मा पीछा नहीं छोड़ता। साइकिल ऑफ कर्मा की हम बात करें तो एक्शंस एंड कंसिक्वेंसेस, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, यही है कर्मा। देर सवेर आपके एक्शंस का कंसिक्वेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब वो सेम पेन जब 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 हेयर को उठा ले गई थी वो, तो जो दुख बीटल ने महसूस किया था, सेम पेन एंड फियर इस वक्त वो जो ईगल है वो महसूस कर रही है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द ईगल मूव्ड हर नेस्ट, तो उसने नेस्ट को मूव कर दिया भाई 10 माइल्स, लगभग 10 मील की दूरी पर या उससे भी ज़्यादा, टुवर्ड्स द वेस्ट, और वेस्ट की तरफ ले गई। तो वेस्ट से ज़्यादा मतलब नहीं, बस आप 10 माइल्स का डिस्टेंस समझिए कि अब जिसने भी ये सब किया होगा तो वो 10 मील दूर ले जाएगा, तो शायद उससे भाग बच जाएगा, वो बच जाएगा गरुड़, गरुड़ और उसके अंडे। बट स्टिल द बीटल्स स्क्रूटनी, स्क्रूटनी मतलब यहाँ पे है कि वैसे तो स्क्रूटनी मतलब होता है कि बहुत ही ध्यान से जांच परख करना, जांचना, लेकिन यहाँ पे ये केयरफुल ऑब्जर्वेशन के लिए आया है कि बहुत ही ध्यान से वो उसकी हर हरकत को, मतलब वो ऑब्जर्व कर रहा था, ध्यान से देख रहा था कि क्या क्या उसकी, तो उसी तरह से उसको फॉलो करता है हर फ्लाइट, फ्लाइट मतलब वो उड़ता होगा, उड़ती होगी गरुड़, रॉक टू ट्री, तो किस प्रकार से वो रॉक से अपने नेस्ट को शिफ्ट करती है, ट्री तक जाती है। वो जो बीटल था उसकी हर हरकत को फॉलो कर रहा था, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था उसकी हर मूवमेंट को, मूवमेंट फ्रॉम रॉक टू ट्री। तो देखिए अब क्या होता है, यानी छोड़ने वाला नहीं है, बहुत गुस्से में है। व्हेन फाइनली द ईगल लेड अनदर क्लच, क्लच मतलब यहाँ पे ग्रुप ऑफ एक्स के लिए है, तो उसने न्यू सेट ऑफ एक्स दिए अब की बार, ठीक है, मतलब अब क्या होता है, द बीटल मेड, तो बीटल ने क्या किया, मेड स्ट्रेट फॉर द नेस्ट, सीधा वो उसके घोंसले की तरफ गया। इन विच दे ले, दे मतलब वो जो अंडे पड़े हुए थे, यहाँ पे ले मतलब, एंड व्हेन द बर्ड वाज हंटिंग प्रे, तो जब वो बर्ड गया हुआ था अपने घोंसले को छोड़कर प्रे की तलाश में, शिकार की तलाश में, विद मच फटीग, फटीग मतलब होता है थकावट, एक्सट्रीम टायर्डनेस आएगी ना 10 मील या उससे ज़्यादा का चलना, बट द लिटिल साउंड रोल्ड द एग ग्रेट एग्स ऑन टू द ग्राउंड, तो लिटिल साउंड मतलब यहाँ पे है कि उसने ये सोचा कि भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए आसपास, तो वैसे भी बीटल कितनी आवाज़ करेगा, तो आप ये सकते हो कि बहुत थका हुआ था इसलिए ज़्यादा आवाज़ नहीं कर पा रहा था, या आप कह सकते हो कि थका हुआ था उसके बावजूद उसने बहुत साइलेंटली, है ना, उसने एक्स को लुढ़का दिया, नीचे ग्राउंड पे सीधा चले आए और फूट फाट गए, स्मैश्ड हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए, चकनाचूर हो गए। इसकी डिटर्मिनेशन देखिए भाई, पीछे पड़ा हुआ है। तो इस स्टेंजर से हमें पता चलता है कि जो बीटल है वो कितना परसिस्टेंट है, मतलब डटा हुआ है, उसके अंदर ये है, उसके विल पावर, उसके पेशेंस को भी यहाँ पे शो किया जा रहा है, साथ में उसके इंटेलिजेंस को भी शो किया जा रहा है। सी स्मॉल वीक कंपेयर टू द ईगल, सी डज नॉट गिव अप, है ना, सी कीप्स चेजिंग द ईगल एंड फाइंडिंग न्यू वेज टू टेक रिवेंज। अंडे को गिरा सकता है तो वही काम वो कर रहा है। दिस शोज दैट डिटर्मिनेशन कैन ओवरकम फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी आप ताकत से कम हो तो कोई बात नहीं, बुद्धि से, चतुराई से और लगातार आप भरसक प्रयत्न करते रहोगे तो जीत आपकी हो सकती है। डायरेक्टली तो आप भिड़ ही नहीं सकते उससे। और साथ में ये भी लेसन मिल रहा है कि क्योंकि दूसरी बार उसने अंडों को नष्ट किया है कि अगर आप कमज़ोर हैं, आपने किसी के साथ अन्याय किया है तो आप हमेशा उससे बच नहीं सकते, मतलब एक ना एक दिन न्याय जरूर होगा। इरादे मजबूत हैं तो जीत आपकी होगी, ये बीटल दिखाता है। तो उसको तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही भाई। व्हेन दिस हैड गॉन फॉर ए ईयर, लगभग 1 साल तक ये कार्यक्रम चलता रहा। गरुड़ जो अंडे देती थी अब उसे फोड़ता रहा। पीछे पड़ गया कर्मा। द ईगल क्रेज्ड विद रेज एंड फियर,
पागल हो गया वो गुस्से से। रेज मतलब गुस्सा, फियर माने डर। डर लगा है कि अंडे रुकते नहीं हैं, फूट जाते हैं। अब गुस्सा इसलिए है कि कौन है या जो भी है मैं उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो टर्न बैक स्क्रीचिंग इन मिड एयर। तो गुस्से से, पागल से, डरे हुए वो हवा में उड़ते उड़ते पीछे मुड़ता था और चिल्लाने लगता था बीच हवा में ही, वेन एवर सी वुड साइट अ हेयर, जब उसकी नज़र किसी हेयर पे पड़ती थी। यानी अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे फ़न भी लग रहा है कि कहाँ उसने उसको अपने टैलेंट्स में उठा लिया था हेयर को देखते ही। अब जब वो किसी हेयर को देखता था तो वो डर जाता था, डर जाती थी वो गरुड़, गरुड़ पक्षी डर जाती थी, ईगल डर जाती थी, चिल्लाना शुरू कर देती थी डर के मारे। तो उठाने की तो बात ही दूर है। हेयर इज़ सेव्ड नाउ बिकॉज ऑफ द बीटल, एवरी हेयर इज़ सेव्ड नाउ। तो उसे लग रहा है कि हेयर की वजह से सब कुछ हो रहा है, मैंने हेयर को इस तरह से किया है ना, उसकी वजह से ही भाग जो है मेरा बिगड़ गया और मेरे साथ मेरे अंडे बच नहीं रहे, मेरा फ्यूचर है ना आगे मेरे साथ ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अंडों से बच्चे निकल नहीं पाएंगे। तो मैड आउट ऑफ रेज एंड फियर, क्योंकि बीटल कोई ना कोई तरीका उसके अंडों को नष्ट करने का निकाल लेता था। पूरे साल भरे चला। द फार ड्रॉन ऑफ द बीटल्स फ्लाइट, यानी अब बीटल की भी बारी आ गई कि बीटल अगर कहीं पे हवा में उड़ रहा है तो उसके भनभनाने की जो आवाज़ आ रही है, अगर वो दूर से भी सुन ले उसकी आवाज़, शटर्ड ह काम बाय डे और नाइट, तो रात हो चाहे दिन हो। शटर्ड मतलब होता है बिखरा देना, छिन्न भिन्न कर देना, तितर बितर कर देना। काम मतलब शांति। तो कहने का मतलब ये है कि जो हेयर को देखता था तो वो डर से और क्रोध से पागल होकर चिल्लाने लगता था, और साथ ही साथ अगर वो बीटल की थोड़ी सी भी भनभनाहट उसे सुनने को मिल जाती थी तो उसकी दिन रात की शांति नष्ट हो जाती थी, खत्म हो जाती थी, चैन उसका खत्म हो जाता था। ये हालत हो गई है उसकी। दैट इज़ वाई फियर एंड रेज हेयर इज रिटन। बीटल बहुत छोटा है, उसे तो अपने पंजों से पकड़ भी नहीं सकता ये। वही है, एक चींटी हाथी तक को मार सकती है, वही वाली बात है। फॉर वीक्स ऑन एंड सी स्केर्सली स्लेप्ट, हफ्तों उसे नींद नहीं आई। स्केर्सली मतलब मुश्किल से ही वो सो पाती थी गरुड़। तो नींद नहीं आती थी, उसकी शांति भंग हो गई। और कहीं से भी वो पक्षी वो उसको उड़ता हुआ अगर वो गरुड़ देख लेती थी, ईगल देख लेती थी बीट हेयर को तो परेशान, और ईगल की उसकी भनभनाहट बीटल की सुन ले तो परेशान। उसका चैन खत्म हो गया, रातों की नींद हराम हो गई। आगे लिखा गया कि सी लेड हो एक्स इन ग्रीफ। तो ग्रीफ माने दुख, तकलीफ, वेदना, पीड़ा में। अब हालत ये हो गई कि वो अपने अंडों को देती थी लेकिन मन ही मन दुखी होती थी, रोती थी, है ना, गरुड़ ईगल, कि व्हेन वॉट सी हैड फियर्ड हैड कम टू पास, क्योंकि अब इनको वो तोड़ ही देगा, जो भी है बीटल फोड़ ही देगा, अब ये बच नहीं सकते। तो कम टू पास का मतलब होता है कि होना, घटित होना, वो घटना का घट जाना। और सी हैड फियर्ड मतलब जो सोचती थी, उसे डर लगा रहता था कि ये अंडे जो हैं ये नष्ट ही हो जाएंगे। तो अंडे देखकर वो मन ही मन दुखी होती थी, रोती थी ईगल पक्षी कि अब मेरे अंडे मैं दे तो रही हूँ लेकिन बचेंगे नहीं। एंड अ स्मैश्ड ब्रूड, ब्रूड मतलब वही जो अंडे हैं, बच्चे, आप समझ, बच्चे क्या होंगे, अंडों का ग्रुप ही आप समझ लीजिए। स्मैश्ड मतलब होता है नष्ट, चकनाचूर, ऑन द ग्रास। और वो हो भी जाता था जब ग्रास में अपने अंडों को चकनाचूर पाती थी, और ऐसा होने के बाद वो हफ्तों तक सो नहीं पाती थी, उसका चैन ख़त्म हो जाता था। तो अब अंडे देने के पहले से भी परेशान, और उसे पता था कि अब क्या होगा इसका, क्योंकि किसी न किसी से बीटल उनको नष्ट कर ही देता था, कर ही देती थी। यानी कि आप कह सकते हो कि सी कुड बेयरली स्लीप फॉर वीक्स वेन एवर सी लेड न्यू एग्स सी क्राइड बिकॉज सी न्यू व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट। उसे पता होता था कि आगे क्या होने वाला है। तो वो जानती थी कि बीटल वुड रोल डाउन देम, उन्हें वो गिरा देगा नेस्ट से, और फिर वो जो घास में चकनाचूर हो जाएंगे अंडे। उसे पता था, ये चीज़ यहाँ लिखी गई है। एट लास्ट सीक प्राइड, अंत में फिर वो रोते हुए चिल्लाते हुए जाती है ज्यूस के पास और कहती है ईगल, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बियरिंग योर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब होता है रक्षा, यानी कि तुम्हें नुकसान नहीं होगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो कहता है कि ज्यूस से कहता है, हे ज्यूस देवता, किंग ऑफ गॉड्स, है ना, देवताओं के राजा, मैं तुम्हारा पक्षी हूँ, मुझे तुम्हारा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो इस प्रोटेक्शन का क्या फ़ायदा। बियरिंग मतलब होता है धारण करना, मतलब हैविंग, हैविंग योर प्रोटेक्शन का क्या मतलब है, तुम्हारा पक्षी होने का मुझे क्या फ़ायदा है। यानी कि अब वो जो उसका जो अल्टीमेट प्रोटेक्शन है वहाँ पे वो ईगल जा रही है, क्योंकि इस स्टैंजा में तो साफ साफ बताया गया है कि वो अब उसके बस से चीज़ें बाहर हो चुकी हैं, क्योंकि उसे पता था कि आगे भी अंडे देगी तो वो उसका यही हाल होगा ना। तो एक समय शक्तिशाली गरुड़ अब कमज़ोर, है ना, भयभीत हो चुका है, और पहले वो एरोगेंट था, निडर, कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो बीटल है अंडों को तोड़ देता है तो उससे अपने जो है उसकी हिम्मत टूट जाती है ईगल की। अब उसे अपने पुराने पापों का पश्चाताप या डर होगा ज़रूर।
तो कोई ताकतवर व्यक्ति अत्याचार करता है तो उसकी ताकत भी एक दिन खत्म हो सकती है। अन्याय का परिणाम हमेशा बुरा होता है ना। तो ये चीज़, तो अब क्या करे, तो ज्यूस के पास पहुंचती है कि क्या फ़ायदा तुम्हारा वाहन होने के नाते, तुम्हारा पक्षी होने के नाते है, मुझे तुमसे जोड़ा जाता है। अब फिर उसे वो ईगल पूरी बात बताती है कि व्हेन दैट इज स्मॉल, जब मतलब क्या प्रोटेक्शन का फ़ायदा है, जब छोटा सा ईविल मतलब दुष्ट, क्लॉट का मतलब यहाँ पे मिट्टी का ढेला है ना, मड का, यानी मिट्टी के ढेले के छोटे से कण के बराबर है वो, हैज़ मैसेकर्ड, मैसेकर्ड का मतलब होता है किलिंग ऑन लार्ज नंबर्स, वैसे मैसेकर्ड नरसंहार को कहा जाता है कि अ लॉट ऑफ पीपल आर किल्ड इन वन टाइम। तो कहता है कि जब वो छोटा सा दुष्ट है ना, जो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, वो एक साथ ख़त्म कर देता है माई फ्लैश एंड ब्लड। माई फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है कि भाई जो एग हैं वो ईगल ही देती है ना, वो मतलब यहाँ पे उसको फीमेल के रूप में दिखाया गया है। तो उसके ईगल के ब्लड से ही तो वो बनते हैं, उसके मांस से ही तो अंडे बनेंगे, आगे चल के बच्चे निकलेंगे ना। क्योंकि भाई देखिए, मदर जो है बर्थ को अंडे दे पक्षियों की, या ह्यूमंस बींग्स ही है ना, मदर गिव्स बर्थ टू चाइल्ड, तो चाइल्ड का फॉर्मेशन तो मदर के ब्लड से ही होता है, उसी से सब कुछ वो सांसें लेके बन के आता है। तो इसलिए यहाँ दिया गया है कि मेरे हाड़ मांस के बने हुए, मेरी जो आगे की जो फ्यूचर जनरेशन है, फ्यूचर मेरे जो बच्चे हैं, उनको तो ये अंडों में ही मार देता है, ये बीटल मार देती है। उसके जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनको तो वो ख़त्म कर देता है, उसके फ्यूचर संतानों को ही ख़त्म कर दे रहा है, नरसंहार कर दे रहा है एक प्रकार से मेरे अंडों का, एक छोटा सा क्लॉट ऑफ मड। किंग ऑफ द गॉड्स वेयर मे आई रेस्ट, अब तुम ही बताओ है किंग ऑफ गॉड्स, कहाँ मैं, मतलब वेयर मे आई रेस्ट, कहाँ मुझे चैन मिलेगा, वेयर मे आई सेफली बिल्ड माई नेस्ट, कहाँ मैं सुरक्षित तरीके से अपना घोंसला बना पाऊंगी, वेयर ले माई एग्स विदाउट मिसहैप, कहाँ मेरे अंडे, मिसहैप का मतलब होता है अनहोनी, दुर्घटना, बिना दुर्घटना के, बिना अनहोनी के सुरक्षित रह पाएंगे। इतने सारे प्रश्न वो उससे पूछती है। तो गॉड जवाब देता है, हेयर, यहाँ, गॉड ने कहा हेयर इन माई लैप, मेरे गोदी में तुम अपने अंडे को दे दो, है ना, जैसे यहाँ दिखाया गया है। यहाँ वो जो है बीटल नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगी। इसमें हमें पता चलता है कि ईगल को रियलाइजेशन होता है कि मतलब डिस्पाइट हैविंग जूस प्रोटेक्शन सी हैज़ बीन डिफीटेड बाय द टाइनी बीटल, है ना। तो वो डेस्परेशन में हेल्पलेस होके उसके पास, गॉड के पास जाती है, किंग ऑफ गॉड्स के पास जाती है और अपनी बात बताती है, अपने शौरों को बताती है। जूस उसे सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। सेफ्टी यहाँ पे सिंबॉलिक है कि कम से कम जो जूस है ना, द किंग ऑफ गॉड्स के पास की लैब में तो वो चीज़ सुरक्षित होगी। तो ये जो लैब है ना यहाँ पे, इट रिप्रेजेंट्स द सेफ्टी, है ना, एंड पावर भी है कि यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बच्चों अब डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, मतलब ईश्वर का, या आप कह सकते हो देवताओं का दखल हो रहा है, और वो भी इंटरवेंशन, मतलब वो भी उसको गरुड़ को बचाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या होता है, जस्टिस मिलता है बीटल को कि नहीं। तो कहते हैं कि भगवान, मैं कहाँ आराम से रह सकती हूँ, कहाँ अपना घोंसला बना सकती हूँ जहाँ मुझे डर ना हो, और कहाँ अपने अंडे बिना किसी परेशानी के मैं दे सकती हूँ जहाँ वो सुरक्षित हो। तो वो जूस उत्तर देता है कि मेरी गोदी में दे दो। तो अब अल्टीमेट प्रोटेक्शन में वो अपने अंडे को देगी, क्योंकि उसके सारे के सारे प्रयास तो नष्ट हो चुके हैं अपने अंडों को बचाने के खुद। तो हम ये कह सकते हैं कभी कभी जब कोशिशें असफल हो जाती हैं इंसान की, आप कह सकते हो, तो ईश्वर की मदद अंतिम सहारा बनती है। हमारे साथ भी तो ऐसे ही होता है, तो वो पक्षी के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। एंड सो द एक्स ले मोर सिक्योर, तो अब जो है क्या हुआ कि अब एक्स जो है वो ज़्यादा सिक्योर हैं देन मतलब पहले की अपेक्षा, दे हैड एवर लेन बिफोर, तो ये थर्ड फॉर्म है लेकी। तो पहले कहीं पे भी जो अंडे देती थी उससे कहीं ज़्यादा सुरक्षित अब यहाँ, मतलब पहले जिस प्लेस पे भी उसने अंडे दिए थे, जिस प्लेस पे भी, है ना, तो उन सारी प्लेसेस से ज़्यादा सुरक्षित जगह ये है, लैप ऑफ जूस। वॉट इन द यूनिवर्स कुड बी मोर सेफ देन जूस कस्टडी। उसके बाद कहती है कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया नहीं, पूरे ब्रह्मांड की बात है ना, ग्रह कितने सारे हैं, गैलेक्सीज आप जानते हैं, पूरे ब्रह्मांड को ले लिया जाए, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में, ज्यूस की कस्टडी से ज़्यादा सुरक्षित जगह तो कुछ नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल से अब उसे चैन मिला होगा, शांति मिली होगी, अब मेरे अंडों को कोई नष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब मैं गॉड की शरण में आया हूँ, देवता की शरण में आया हूँ। सो थॉट द ईगल टिल वन डे, तो ईगल ने ऐसा सोचा जब तक कि एक दिन, अब देखो क्या होता है, द बीटल सॉ देम वेयर द ले, कि बीटल ने देख ही लिया कि वो अंडे कहाँ पर हैं, यानी जूस की लैब तक वो पहुँच गया। एंड एमिंग विथ प्रिसीजन, अब ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे हंसी आ रही है, एकदम आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि जो बीटल है ना, वो अपने हाथ से एकदम सटीक निशाना लगा रहा है। प्रिसीजन मतलब एकदम एक्यूरेट, बिल्कुल भी गलती ना हो, परफेक्ट,
फ्लंग और फेंका अ माइक्रोस्कोपिक बॉल ऑफ डंग, डंग माने गोबर का एक छोटा सा कण निकाला और उसे इसलिए माइक्रोस्कोपिक मतलब वेरी वेरी स्मॉल, और उस गोले को ढेले को फेंका एकदम निशाना लगाते हुए, एम करते हुए, और ज्यूस के पास फेंका। इनटू द लैप ऑफ माइटी ज्यूस, ज्यूस की जो गोद थी जहाँ पे अंडे दिए गए थे। हु राइजिंग, जो मतलब उठते हुए, स्प्यूड, स्प्यूड मतलब वैसे तो होता है कि तेजी से कोई चीज़ बाहर फेंकना, मतलब यहाँ पे गुस्से से चिल्लाना है, जैसे मान लीजिए मुंह से उसने उगिल दिए कुछ शब्द उस टाइप से, तो गुस्से से चिल्लाया, बका, उस कुछ बोला। डिवाइन एब्यूज़, अब चूंकि उन्होंने बुरा भला कहा होगा उसको, बीटल को, तो इसलिए इसको एब्यूज़ कहा गया है। और डिवाइन मतलब होता है कि भाई ज्यूज़ इज द किंग ऑफ गॉड, तो इंसानी एब्यूज़ नहीं है, डिवाइन एब्यूज़ है। तो एक प्रकार से अभिषिप्त भाषा का प्रयोग किया शाप देते हुए, और उसको कौन है ये, किसने गिरा दिया, मतलब इस टाइप से गुस्से में, स्प्यूड, गुस्से में, वेरी एंग्रीली द ज्यूज स्पोक। तो यहाँ पे देखिए अटर्ड मीनिंग दिया गया है, मतलब मुंह से बोलना ही यहाँ पे स्प्यूड है। तो उठते हुए उन्होंने कुछ गुस्से में बातें की, कुछ बोला, चिल्लाया, किसने, ज्यूज ने। देवता का क्रोध आप कह सकते हो यहाँ पे। एंड शेकिंग डर्ट ऑफ हिज लेग्स, तो भाई देखिए गोबर का वो टुकड़ा आ गया, तो सफ़ेद सफ़ेद जो यहाँ पे दिखाया गया है ना, ये तो गंदा हो जाएगा। और इसमें उन्होंने खड़े होके और डर्ट, वो गंदगी को हिलाकर अपने कपड़े से दूर करने के लिए, उसी चक्कर में उसकी गोदी से सारे के सारे एग नीचे आ पड़े। अनथिंकिंगली, मतलब जानबूझकर नहीं, अनजाने में ही। टिप्ड आउट, टिप्ड आउट का मतलब होता है कि पलट दिए अंडे को नीचे, क्योंकि जब वो उठा होगा अपनी गोदी को उठाकर कपड़ों को जब उसने झाड़ा होगा, तो अंडे अपने आप नीचे आ जाएंगे। वाह भाई वाह, ये कहेंगे बुद्धि, इंटेलिजेंस है ना, इंटेलेक्ट, विट आप कहोगे कि वो आउट स्मार्ट कर गया इसको, इस बार भी ईगल को। तो वाइल जूस वॉज डर्टिंग ऑफ हिज लेग्स एंड कर्स्ड, वाइल डूइंग सो ही अनइंटेंशनली नॉक द एग्स ऑफ हिज लैप, कॉजिंग देम टू फॉल टू द ग्राउंड। तो देखिए जस्टिस की जब बात आती है, तो बहुत बड़ा पक्षी था, तो उसे सज़ा भी बड़ी मिलनी चाहिए। तो वो डिवाइन इंटरवेंशन के बाद भी जो नेचुरल जस्टिस है, जिसे कहते हैं कि मिलना ही चाहिए बिना किसी इंटरफेरेंस के, वो चीज़ यहाँ पे है। यानी देवता भी जो है कर्मा का जो फल है उसको नहीं रोकते, प्रोटेक्शन दे दिया गया, लेकिन उसके भाग में जो लिखा है वो तो होना ही है। मतलब फेट इज़ अनप्रेडिक्टेबल आप कह सकते हो। तो इस स्ट्रेंजर से तो यही पता चलता है कि भाई सुरक्षा भी कभी कभी टूट सकती है ना। गरुड़ जो जूस की सुरक्षा में है, फिर भी भृंग यानी बीटल के सामने वो उसकी सेफ्टी खत्म हो जाती है। एक छोटी सी गेंद फेंकने से काम बन जाता है कि छोटी सी मामूली बातें भी बड़ी चीज़ों को नष्ट कर सकती हैं। स्मॉल विट और एक्शन कैन कॉज लार्ज डैमेज, अगर टाइमली वो सब किया जाए और सटीक से किया जाए, प्रिसीजन के साथ किया जाए। और जूस जो है एक देवता होते हुए भी उस चालाकी को नहीं समझ पाता और गलती से अंडे गिरा देता है। तो अब देखिए यहाँ पे जूस के बारे में आप क्या सोचते हो भाई, अब आप सोचो। यहाँ तो मैं डिस्कशन करूँगा तो वीडियो ही लंबा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक आयरनी भी है, हालांकि इसके पोएटिक डिवाइस के लिए आपको एक दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, हमारा लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आयरनी ये है कि मतलब कि विडंबना जिसे हम कहते हैं कि कभी कभी ताकतवर भी गलतियाँ कर सकते हैं और कभी कभी किसी की किस्मत और परिस्थितियाँ बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं, जैसे कि इस उदाहरण में हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि द रूलर ऑफ द गॉड, यानी जो गॉड्स को भी रूल करता है ना, इज़ अनेबल टू प्रोटेक्ट द एक्स, है ना, हाईलाइटिंग हाउ इवन पावर कैन नॉट प्रिवेंट एनीथिंग। ये चीज़ यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी। अंत में लास्ट हम स्टेंजा लेंगे, पास्ट होप। पास्ट मतलब बीत जाना, होप माने आशा। तो यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि लॉस ऑफ होप, यानी हर आशा उम्मीद खत्म। अब ज्यूस भी जब की गोद में जब मेरे अंडे नहीं बच पाए, तो अब कहाँ सुरक्षित रहेंगे, कोई चांस नहीं है। दैट इज कॉल्ड पास्ट होप, निराश, हताश, नाउम्मीदी में। द ईगल फाइंड अवे, फाइंड मतलब होता है कि ग्रेट पेन में होना, बहुत दुख में होना, बहुत सैड फील करना। तो नाउम्मीदी में कि अब मेरे फ्यूचर नहीं बन पाएगा, मेरे अंडे सब खत्म हो जाएंगे। तो इस नाउम्मीदी में कि अब मेरे एक्स कभी सुरक्षित नहीं होंगे, अब मेरी जो फ्यूचर जनरेशन्स कभी भी अब जन्म नहीं ले पाएंगी, तो सफ़र डीपली विद सैडनेस एंड पेन एंड डाइड ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ माने दुख, तो मन का दुख लेके डाइड, मर गई। यानी कहने का मतलब ये है कि पाइंड अवे, अवे का मतलब होता है कि धीरे धीरे कर कर दुख में, है ना, सोच सोच के दुखी होके सूख गई, कमज़ोर पड़ पड़ के धीरे धीरे, एंड सी वेस्टेड अवे, सी डाइड। शी वॉज हार्ट ब्रोकन, है ना, फुल ऑफ ग्रीफ।
और इवेंचुअली विदर्ड अवे आप कह सकते हो, है ना, धीरे धीरे कह के जैसे फूल है उगता है उसके बाद धीरे धीरे सूख के नीचे गिर जाता है, उस तरह से सी विदर्ड अवे विथ टाइम, क्योंकि अब सारी होप्स खत्म हो चुकी थी, सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी, गॉड्स भी उसे बचा नहीं पाए क्योंकि उसने गलत किया था। तो गलती की जो सज़ा से आप बच नहीं सकते, ये चीज़ यहाँ पे है, चाहे आप गॉड्स की प्रोटेक्शन में क्यों ना जाएं। गुनाह किया है तो भुगतना पड़ेगा, इसे आप समझिए यहाँ पे। दे से मतलब लोग कहते हैं दैट ईगल्स विल नॉट रेस्ट, तो यहाँ पे तो ईगल का खात्मा हो गया, ठीक है, अब पूरा बदला पूरा हो गया कि दे से लोग कहते हैं कि ईगल्स विल नॉट नेस्ट, कि ईगल्स अब कभी भी घोंसला नहीं बनाएंगे इन मंथ्स व्हेन द बीटल्स फ्लाई देयर बेस्ट, और उन महीनों में तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे जिन महीनों में बीटल्स पूरी तरह से बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उड़ते रहते हैं और भन बनाते रहते हैं, है ना, उनको खतरा समझ के नेस्ट उस समय तो नहीं बनाएंगे क्योंकि बीटल्स उनको नष्ट कर देगा। ऐसा आप भाई इसी को कहते हैं मिथ, है ना, फेबल से हमें लेसन मिलता है। तो लोग कहते हैं कि गरुड़ उन महीनों में अपने घोंसले नहीं बनाते जब बीटल यानी भृंग सबसे ज़्यादा उड़ते हैं, क्योंकि यह कहानी उनके लिए एक चेतावनी बन गई है गरुड़ों के लिए। तो आज भी लोग मानते हैं, आप कह सकते हो कि गरुड़ वो महीने में घोंसले नहीं बनाते हैं। तो आप कह सकते हो कि आज भी लोग मानते हैं कि गरुड़ अपने घोंसले नहीं बनाते हैं उन महीनों में जिन महीनों में भृंग यानी कि जो बीटल है सबसे ज़्यादा उड़ते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनको खतरा रहता है इस ट्रेजिक स्टोरी की वजह से, है ना, जो बीटल की वजह से हुई थी। लेकिन इसमें ये नहीं लिखा है कि वो हेयर का आप शिकार नहीं करते हैं। एनीवे ये तो मिथ है ना, पौराणिक कथा है, आप फेबल है एक प्रकार से। बट अदर्स यानी कुछ लोगों का तो ये मानना है, बट अदर्स हु आर नॉट सुपरस्टिशियस, कहने का मतलब ये है कि जो अंधविश्वासी हैं, मतलब इस तरह की बातों में विश्वास रखते हैं और लॉजिक और रीज़न का प्रयोग नहीं करते कि ऐसा कैसे हो सकता है, भाई घटना बीत गई तो आगे आने वाले गरुड़ कैसे उसको याद रखेंगे। बट एनीवे लोग मानते हैं तो ऐसा कहते हैं, तो ये सुपरस्टिशन हो गया। लेकिन जो लोग सुपरस्टिशस नहीं है, अंधविश्वासी नहीं है, लॉजिक का यूज़ करते हैं और वजह ढूंढते हैं, तो वही कहते हैं कि मेरे लिए सिर्फ एसर्ट, वो सिर्फ असर्ट मतलब होता है स्ट्रांगली से, है ना, पूरे जोरदार तरीके से क्लेम करते हैं, कहते हैं दैट फेट्स इज़ कैप्रिसस। कैप्रिसस मतलब होता है कब बदल जाए, कोई भरोसा नहीं, यानी आप कह सकते हो यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल, है ना, आप बता नहीं सकते कि आगे क्या होगा। यहाँ पे फेट के लिए यूज किया गया है ना, फेट माने होता है किस्मत आप कह सकते हो, और भाग्य आप कह सकते हो। भाग्य अनिश्चित होता है, किसकी किस्मत में क्या लिखा है कोई नहीं जानता, फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता। फेट और डेस्टिनी इज़ अनप्रिडिक्टेबल। तो ये कहते हैं कि बीटल ने जो किया वो तो किया ही, लेकिन और वो घोंसला नहीं बनाते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन वजह यह है कि फेट किसका अच्छा मतलब बहुत अच्छा काम करने वाले भी बेचारे जो है उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है, और बहुत गलत काम करने वाले भी लोग सुख भोगते नज़र आते हैं। तो फेट की बात वो कहते हैं यहाँ पे। किस्मत की बात को भी हम यही कह सकते हैं कि भाई सुपरस्टिशन में ही आप कह सकते हो कि डाल सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि कर्मा पीछा नहीं छोड़ता, तो कर्म किया है तो उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सुपरस्टिशियस टाइप के लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं बनाते घोंसला, जो ईगल्स नहीं बनाती हैं अपना घोंसला उन महीनों में जिन महीनों में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं बीटल्स। और कुछ लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि भाई ये भाग्य का काम है, किस्मत का कमाल है, किस्मत अनप्रिडिक्टेबल है, भाग्य अनिश्चित होता है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसी का शिकार वो ईगल हो गई, क्योंकि देखिए जूज जैसे गॉड जो उसको बचा नहीं पाए, है ना, उसके अंडों को, तो क्या कहा जाए इसको, एंड दैट द स्ट्रांग हु क्रश द वीक। और ये भी बताते हैं कि स्ट्रांग मतलब जो ताकतवर है, जिसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, अगर वो कमज़ोर को सताएंगे, उनको कुचलेंगे, मे नॉट बी सोन द अदर चीक। मतलब इस कहानी का जो मोरल है, लेसन यही है, चीक माने गाल, अदर मतलब अगला, मतलब कोई आपको एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो, लो इस पे भी मार दो, मामला शांत। और दूसरा तरीका है कि तुमने मेरे एक गाल पे थप्पड़ मारा है तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, दूसरा ये तरीका है। तो दूसरा तरीका यहाँ पे दिया गया है कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको दूसरा गाल दिखा दिया जाए मारने के लिए, इससे तो इनजस्टिस बढ़ता ही चला जाएगा, और वो व्यक्ति जिसे आप दूसरा गाल दिखा रहे हैं वो आगे भी इस तरह की हरकतें करता रहेगा, लोगों को परेशान करता रहेगा, क्योंकि ताकतवर है। तो मे नॉट बी सोन द अदर चीक को अब हिंदी में कह सकते हैं कि जो कमज़ोर हैं और असहाय हैं आपकी तुलना में, मतलब सामने वाला जो आपको सता रहा है, तो वो हमेशा ताकतवर को और स्ट्रांग को माफ़ नहीं करेंगे। तो यही बात है कि मतलब कि किस्मत हमेशा बदलती रहती है, खासकर ज्यूस की लैब से जब अंडे गिरते हैं। और दूसरा बीटल का बदला सो दिखाता है कि कमज़ोर, अगर आप उसे सताओगे तो वो स्ट्रांग को हमेशा माफ़ नहीं करेगा। माफ़ क्या करेगा, मतलब हमेशा आपको छोड़ देगा ऐसा नहीं है, आपको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी।
कमज़ोर को दबाने की कोशिश करते हैं उनका अंत अक्सर बुरा हो सकता है ना। गरुड़ की मृत्यु ये दिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे कभी ना कभी हार का सामना करना पड़ सकता है ना। क्योंकि भाई देखिए, मैंने पढ़ा है, उनको मैं अपनी तरह से पेश करता हूँ कि जमाने ने देखे जमा कैसे कैसे, एक से बड़े बड़े शूरवीर इस पृथ्वी पर पैदा हुए, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जमी सबको निगल गई है ना, बड़े बड़े लोगों को निगल गई। एक दिन सबकी डेथ होती है। तो एक जगह सुपरस्टिशन है कि लोग ऐसा कहते हैं, और दूसरी जगह वजह बता रहे हैं कि भाई फेट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, और कर्मा की बात वो करते हैं, ठीक है, कि भुगतना ही पड़ेगा, दंड मिलेगा ही मिलेगा अपने कर्मों का। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये पोएम यहीं भी ख़त्म होती है। और अगर हम बात करें कि भाई देखिए, इसका मैटर तो आपको वेबसाइट पे जाके मिलेगा, वहीं जाके आप पढ़िए समझिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इसके सेंट्रल आइडिया की बात करें, इसके मॉरल मैसेज की बात करें, तो इस पे कहावत तो लागू होती है ना, प्राइड कम्स बिफोर ए फॉल। तो इंटेलिजेंस, डिटर्मिनेशन, विल पावर, पेशेंस कैन डिफीट इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट। डोंट अंडरस्टिमेट एनीवन बेस्ड ऑन साइज ऑफ पावर, एंड कर्मा विल नॉट लीव यू अनपनिश्ड। तो प्राइड एंड क्रुएल्टी की बात की गई है, और द स्ट्रॉन्ग शुड नॉट ऑप्रेस द वीक बिकॉज जस्टिस विल ऑलवेज फाइंड अ वे। एंड रिस्पेक्ट इवन द पीपल, द एनिमल्स, एवरीवन, सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अगर वो आपसे पावर में कम है तो भी। मतलब इट रिमाइंड्स अस टू रिस्पेक्ट एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ देयर अपीयरेंस और देयर साइज, द वीकनेस। क्योंकि अगर हम किसी को कम आंक के चलेंगे तो वो हमारी बुद्धिमत्ता नहीं होगी। और घमंडी का सिर नीचा होता है, एरोगेंस नहीं शो करना चाहिए, पावर को मिसयूज नहीं करना चाहिए। और कर्मा विल ऑलवेज प्रिवेल, किसी ना किसी तरह से वो आपको पनिश कर ही देगा, ज्यूस की प्रेजेंस ये बताती है। और हम ये कैसे भूल सकते हैं कि ट्रू फ्रेंडशिप है ना, इसकी भी बात, लॉयल्टी की बात की गई है, एंड स्टैंडिंग अप अगेंस्ट इनजस्टिस की भी बात की गई है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, एवरी एक्शन हैज़ कंसिक्वेंसेस। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, बाकी आप वेबसाइट पे पढ़ लीजिएगा, यहाँ मैं कितना बताऊँ आपको। और इस पोएम को ख़त्म करते हैं। इसका जो अगला ट्यूटोरियल का मतलब इसका जो वीडियो, जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, वो भी हमने वीडियो ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो आपको लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके स्टडी कर लीजिएगा। एंड इन द ट्यूटोरियल, जो भी पक्के दोस्त हैं, सच्चे दोस्त हैं, हमेशा खुश रहें, उनको कोई अलग ना कर पाए, इसी भावना के साथ बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।